लेट्स से कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर उसकी वेलोसिटी थी इनिशियली इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉडी इधर जा रही थी, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। और उतनी ही स्पीड से वो क्या हो रही है? नॉर्थ की डायरेक्शन में मुड़ जा रही है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं और सडनली कहीं पे टर्न है, बिना स्पीड कम किए आप उसी स्पीड से क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री से। तो ये बॉडी ऐसे गई और यहाँ के बाद सडनली क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है उतनी ही स्पीड से इस तरफ। फाइनली इसकी वेलोसिटी किधर है? 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन किधर हो गया है? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। तो हमें बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity. Find magnitude of change in velocity. समझ में आ रहा क्वेश्चन? चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, तो आपको अच्छा यहाँ पर अगर ये पूछा जाता ना, स्पीड, पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड उसने कभी अपनी कम नहीं की थी, सेम स्पीड से घूम गया था। तो अगर स्पीड में चेंज पूछा जाए तो स्पीड में चेंज कितना है? 0। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। तो स्पीड पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, तो स्पीड में चेंज कितना हुआ? 0। लेकिन आपसे पूछा जाए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 जे कैप। ये दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है, बराबर है। तो यहाँ पर चेंज इन स्पीड कितना होगा? 0। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होगा, नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? yes, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल दीजिए? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, या सिंपली वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो चेंज इन वेलोसिटी को ना डेल्टा V से लिखेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, फाइनल माइनस इनिशियल। ये लिखने का तरीका है। अगर आपको दिक्कत हो तो सीधे लैंग्वेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या लिखेंगे इसको? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 जे कैप माइनस इनिशियल कितनी है? 10 आई कैप। तो आपके पास जो वेक्टर आया वो वेक्टर आया -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया? ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रूट अंडर हाँ, तो अब इसका -10 का स्क्वायर नहीं लिखते हम लोग जनरली। -10 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? +10 ही आएगा। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालते समय केवल हम लोग वैल्यू लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। समझ में आ रहा? 100 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 100 + 100 200, और 200 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 100। ये 10 स्क्वायर है, यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा? यस सर। तो अब ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो काइनेमेटिक्स में ये वेक्टर का ही यूज होके बनेगा। वहां पर पूछा जाएगा चेंज इन स्पीड, तो आंसर होगा 0। चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो आंसर कितना होगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, यही बॉडी अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलती, और मान लीजिए इधर जाते हुए कुछ एंगल से घूम जाती, यहाँ से मतलब पहले इधर जा रही थी और मान लीजिए इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या होती? इधर मुड़ जाती है उतनी ही स्पीड से। तो इस बार क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 10 आई कैप, और फाइनल वेलोसिटी को क्या आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं? यस सर। ये फाइनल वेलोसिटी होती है, उसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। समझ में आ रहा है इसका यूज कैसे होगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। किसी को कोई डाउट है इसमें?
किसी को कोई डाउट? बैकग्राउंड साउंड जिनके अगल बगल से आ रहा है ऑडियो ऑफ कर लीजिए, फिर उसके बाद चलिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, बहुत बार उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं ना अननोन वेक्टर्स के पैरामीटर निकालने में। जैसे 3 वेक्टर का सम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग लेमी थ्योरम, जो अभी हम लोग यूज करेंगे लेमी थ्योरम का, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जब 2 वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है और उनमें से 2 पैरामीटर्स हमारे पास दिए होते हैं, उनकी वैल्यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेमेज थ्योरम के बारे में। है क्या, ये बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी पढ़ा जाता है। अगर ये इसकी कंडीशन क्या है, इफ सम ऑफ 3 वेक्टर इक्वल टू 0, 3 वेक्टर का सम क्या हो, 0। इफ वेक्टर f1 प्लस f2 प्लस f3, 3 वेक्टर हो गए, इन तीनों वेक्टर का सम कितना हो, 0 हो। आप 0 लिखेंगे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और आप नल वेक्टर लिखेंगे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है। ये लॉजिकली ज्यादा करेक्ट है, समझ में आ रहा? इधर भी वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर। अगर 3 वेक्टर का सम कितना हो, 0 हो, और उनके बीच में एंगल्स हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वेक्टर है, तीनों के टेल को एक जगह लिख ले रहा हूं मैं। ये वेक्टर है f1, ये वेक्टर है f2, और ये वेक्टर है f3। तीनों का टेल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। मान लीजिए f1 f2 इनके बीच का एंगल हमारे पास, जैसे इसके एंगल f1 हो गया, f2 f3 के बीच का एंगल ये अल्फा हो, इनके और इनके बीच का ये वाला एंगल कितना है, बीटा है, और ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो f1 f2 के बीच का एंगल अल्फा, अच्छा ये अल्फा दिया हुआ है, 2 अल्फा क्यों लिखेंगे, ये गामा हो गया। f1 f3 के बीच का एंगल, ये दोनों वेक्टर इनके बीच का एंगल बीटा, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो लेमी थ्योरम बोलता है, देन अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम का स्टेटमेंट है f1 अपॉन ये वेक्टर अपॉन बाकी जो 2 वेक्टर बच गए उन दोनों के बीच का एंगल। कंडीशन क्या दी हुई है, f1 f2 f3 तीनों वेक्टर को जोड़ दें तो रिजल्टेंट कितना है, 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है, इसके बिना ये यूज नहीं होगा। तीनों का सम अगर 0 है तो लेमी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स। दूसरे कौन बच गए, f2 एंड f3, इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो क्या लिखेंगे, f1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू f2 अपॉन ये वेक्टर हो गया, f2 अपॉन बाकी दो जो वेक्टर बच गए उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन बीटा इक्वल टू f3 वेक्टर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स। तो कौन बच गया, f1 और f2 के बीच का, ये साइन गामा। समझ में आ रहा? ये है लेमी थ्योरम का स्टेटमेंट। 3 वेक्टर का सम अगर 0 हो, इसको हम लोग यूज करेंगे, फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूज होगा, खासकर फोर्स वाले चैप्टर में। फोर्स वाले चैप्टर में आप देखोगे कि 3 फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहे होंगे और बॉडी कैसे होगी, रेस्ट में होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और बॉडी पे 3 फोर्स लगे, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। समझ में आ रहा है, f1 f2 f3 इस तरह से क्वेश्चन होगा, और बॉडी कहीं पे हिलडुल नहीं रही है, मतलब बॉडी कैसे है, रेस्ट में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, 0 है। इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा। और वहां पर अगर हम लोग चाहें, उसको बनाने के और भी तरीके होंगे, वहां पर चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो फोर्स वाले चैप्टर में ज्यादा यूज होगा। अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट को केवल बता दे रहा हूँ, और एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी आज ही की क्लास में बता दूंगा। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा, इसके क्वेश्चंस होंगे। काफी सिंपल है, आराम से इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। बनाने के और भी तरीके होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ही तरीका है। हम लोगों ने देखा कि 2 वेक्टर अगर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का कुछ, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास अगर वेक्टर आर है, सी है, कोई भी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ये दोनों का रिजल्टेंट है। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर लिखें
तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में दिया रहता है उसको देखिए। ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ये थोड़ा और आगे बढ़ गया है। तो क्या ये रिजल्टेंट होगा इस सब का? Yes, sir. ये इन दोनों का ये A रिजल्टेंट plus वेक्टर हो गया a प्लस बी का। B. क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, मैं उस क्वेश्चन का फॉर्मेट और उसी पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट के साथ एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा? एंगल। इसका मैं क्वेश्चन भी अभी करवा दूंगा। मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। Alpha. और बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। Beta. और आर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और आर का मैग्नीट्यूड आपको क्या हो, गिवन हो, या ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसकी देखिए वैल्यू, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होके। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, इधर देखिए, ए का कंपोनेंट आर की तरफ लिख सकते हैं। इधर देखिए मैं अलग से लिख रहा हूं, ये कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर। ढंग से देखिएगा, ये वेक्टर कौन सा? वेक्टर ए। ये वाला एंगल कितना? Alpha. अल्फा। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आर की डायरेक्शन में हो, इधर देखिए, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो इसका एक ये वेक्टर और इसके इधर वाला परपेंडिकुलर, ये क्या समझ में आ रहा है? किसी को डाउट इसमें? ए वेक्टर को, तो ये वाला लेंथ बताइए कितना होगा। इधर देखिए, ये वेक्टर ए है, ए का कंपोनेंट अगर किधर लें, आर वेक्टर के अलोंग, तो ये कितना लिख सकते हैं? ए कॉस अल्फा। डाउट है किसी को? No, और sir. ये वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? ए A साइन अल्फा। sin alpha. इसमें आई कैप जे कैप नहीं लगाएंगे हम लोग, लेकिन हमें इसका लेंथ पता है। क्या समझ में आ रहा है? आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें तो क्या हमें वेक्टर ए मिल जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, हम लोग कुछ अदर एग्जांपल से चीजों को समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर दिया हुआ है सी, कोई वेक्टर सी है और बोला गया इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताइए क्या होगा। ये एंगल अल्फा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग आई कैप जे कैप में ही तोड़ते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट हम लोग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं वेक्टर में, वो धीरे धीरे फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा। तो सी वेक्टर का इधर कंपोनेंट लिखना हो तो इधर ये कितना एंगल बना रहा है, ये वेक्टर सी? Alpha. अल्फा। Alpha. तो यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? चाहो तो आप ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी यही आएगा। ये वाला लेंथ आएगा सी कॉस C cos alpha. अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले में यहां से Sin परपेंडिकुलर cos ड्रॉ alpha. कर लीजिए, तो ये वाली लेंथ जो आएगी ये आ जाएगी सी साइन अल्फा। समझ में आ रहा? Yes, sir. आप क्लियरली देख भी सकते हो, ये लेंथ निकालना होगा। मान लीजिए इसको x मान लेते, तो आप देखिए cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है? x अपॉन c। ये वाली लेंथ क्या है? ये c है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c cos अल्फा। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें पता है, मान लीजिए ये वेक्टर है और इस वेक्टर का कंपोनेंट ये वेक्टर a है, मैग्नीट्यूड a, इस वेक्टर का कंपोनेंट हमसे कोई बोले इधर बताइए क्या होगा, तो इधर कितना होगा? ये वाला एंगल अगर मैं बोलूं बीटा होगा, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए A कॉस cos बीटा। beta. और इसके Beta. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा? A ए sin साइन beta. बीटा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, बिल्कुल। sir. तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए ए वेक्टर के कंपोनेंट किधर लिखिए? आर में, समझिए, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ए का कंपोनेंट अगर हम लोग इसके तरफ लिखें, आर के तरफ, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये इसके इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर वाला किधर होगा? इधर वाला कंपोनेंट ए साइन अल्फा। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, बी वेक्टर आर के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये आर वेक्टर है आपका और ये है आपका वेक्टर बी। तो बी वेक्टर इसके साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो जिधर इसका कंपोनेंट निकालना उधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये वाली लेंथ कितनी आएगी? B cos बी कॉस बीटा। beta. और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका B sin कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा? B sin यहाँ पर beta. बी साइन बीटा। तो यहाँ पर लिखें अगर हम लोग, तो ये है वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट
बी कॉस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना, B sin beta. बी साइन बीटा। किसी को इसमें कोई डाउट? No, sir. sir. आप क्लियरली एक चीज देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा था, वेक्टर आर, R. और दोनों का रिजल्टेंट इधर ही है, तो इनके कंपोनेंट्स अगर जोड़े जाते, अगर मुझे ए को लिखना है तो ए का कोई मतलब नहीं, ए का मतलब ये हो गया, इधर देखिए, ए वेक्टर का मतलब हो गया इधर वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। समझ में आ रहा? ए का मतलब यही है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ही कौन सा था, वेक्टर ए। और बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर का मतलब है इसका इधर कंपोनेंट कौन सा, बी कॉस बीटा, और इधर वाला कितना, B sin बी beta. साइन बीटा। तो इन सबको जोड़ने पे ये जितना दिख रहा है, ए के दोनों कंपोनेंट और बी के भी कंपोनेंट्स जोड़ने पे नेट रिजल्टेंट यही आ रहा है ना, मतलब इधर होगा कि नहीं होगा, यही वाला तो आर है। देखो ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट जो आर के लॉन्ग है वो ऐड हो जाएंगे, और नेट रिजल्टेंट भी इधर है, तो उसका इधर रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? Yes, sir. तो यहाँ पर आर को लिखना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, बी कॉस B बीटा cos beta. प्लस ए कॉस A अल्फा। sin A cos alpha. किसी को डाउट इसमें? No, और no, ये sir. क्या जीरो हो जाएंगे, ए साइन अल्फा इक्वल sin. टू बी साइन बीटा, B ये दोनों sin बराबर होंगे और डायरेक्शन Yes, अलग sir. अलग है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? निखिल, Yes, sir. अभितांशु, राजनंदिनी, Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया तो बताइए। इसमें देखिए, ये ए और बी का रिजल्टेंट मतलब कंपोनेंट ये हो गया, ए का ये वाला, बी का कंपोनेंट ये वाला, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही इधर है, मतलब जोड़ देने पे इधर कहीं नहीं आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। Cancel out. Yes, sir. तो ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, कैंसिल आउट तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। Equal समझ होगा. में आया ये? Yes, sir. ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको उससे ज्यादा बेहतर वे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, पहले भी प्रीवियस ईयर में भी है, एक जगह क्वेश्चन है, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को यूज भी किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं और इनको हमें इनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको नोट्स में भी शेयर कर दूंगा। दो वेक्टर है, थोड़ा डेटा आसान लेते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन हम लोग को ज्यादा नहीं है। दो वेक्टर है ए एंड बी, एक वेक्टर है ए ऐसे दिया हुआ है और एक वेक्टर है बी। मैं जानबूझ के ऐसा एंगल ले रहा हूं जिसमें आपको टर्म पता भी है। इन दोनों का रिजल्टेंट टू वेक्टर्स, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी make an angle 30 degree, make an angle 30 degree and 60 degree, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, थोड़ा अलग नहीं, 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री तो फिर 90 वाला केस आ जाएगा। विथ देयर रिजल्टेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना क्या है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैं क्वेश्चन आराम कर देता हूँ, रिजल्टेंट आर लिख दे रहा हूं और आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट। आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें पता करना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक और टर्म, दो टर्म जो गिवन है वो लिख दे रहा हूं मैं, ये फैक्टर दिया हुआ है, ये भी 10 यूनिट ही दिया हुआ है, दोनों बराबर बराबर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? दो वेक्टर है ए और बी, कितना एंगल बना रहे हैं अपने रिजल्टेंट के साथ, 30 डिग्री। ए और बी 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, मतलब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट रहा होगा इधर, उसके साथ ए एंगल बना रहा है 30 डिग्री और बी का एंगल कितना है
45 45। तो ये एंगल दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा लगभग, ये हो गया 75, मतलब ये वाला एंगल कितना 45 डिग्री। ये कौन सा हो गया, ये 90 नहीं है टोटल, समझ में आ रहा। ये वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन है। और ए का मैग्नीट्यूड कितना, बी का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड भी 10 दिया हुआ है, और हमें इसका पूछा गया है, आर और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और ए का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पिछले वाले अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया उससे बन जाएगा ये। ए का मैग्नीट्यूड अगर आप ए बोलोगे तो ए का इधर कंपोनेंट क्या होगा, A cos 30 degree. ए cos 30, और इधर कितना होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए sin 30। और आप क्लियरली देखिए बी का मैग्नीट्यूड इधर लिखेंगे तो क्या होगा, बी cos 45, और इधर कितना होगा, B B sin sin बी 45. sin 45। समझ में आ रहा है ये। तो ए और बी का रिजल्टेंट इधर है, मतलब ए और बी के जो इधर वाले कंपोनेंट है वो ऐड होंगे और इधर वाले सब दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा। तो बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जो भी आपको बताया गया आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, ए साइन 30 किसके बराबर, बी साइन 45। ये समझ में आया सबको। तो आप Yes, क्लियरली sir. देखिए, एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दूसरे का निकल जाएगा। एक का बताना है, ये साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2. बी का मैग्नीट्यूड 10 और साइन 45 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो क्या ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना, ये 2 का टर्म इधर भेज दीजिए तो 20/√2 यूनिट। कोई डाउट किसी को, ये समझ में आ रहा है। No, sir. इसको Yes, sir. एक्सप्लेन करना है क्या फिर से। नो सर। No, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें ढेर सारे, तो इसके क्वेश्चंस कीजिए आप। अभी आपको ग्रुप में तुरंत क्लास के बाद ही मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ ये पूरा सीट ही, उसको ट्राई कर लीजिएगा। इसके जो भी डाउट्स होंगे आप या तो मुझे इंडिविजुअली भेज दीजिएगा या फिर ग्रुप पे भी बता सकते हैं।